आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट पर आज मुहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च के महीने में कैबिनेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मोदी 3.0 के 100 दिनों के एजेंडा में वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखना भी शामिल था। कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट में पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने के 100 दिनों के भीतर ही निकाय चुनाव कराए जाने की भी वकालत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 सितंबर को ही कहा था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेगी। इससे पहले बीते स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक देश एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी। हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए तेलंगाना में मौजूद गांधी अस्पताल पर आरोप लगाते हुए यह बताया गया है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चों समेत करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं इसी बीच गांधी अस्पताल में बच्चों और महिलाओं की मौत का आरोप लगाने वाली एक्स पर अपनी पोस्ट पर बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कहा कि गांधी अस्पताल में एक महीने में 68 बच्चों और 14 से अधिक माताओं की मौत हो गई है। हम सरकार से इसके पीछे का कारण पूछ रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तथ्य खोज समिति भेजें। 68 बच्चों के 68 बच्चों की और 14 से ज़्यादा मदर्स की डेथ हो गई एक महीने में, 1 अगस्त महीने में। आज गवर्नमेंट ये बात छुपा रही है, इसीलिए हमारे पार्टी की तरफ से भी हम गवर्नमेंट को यही डिमांड करते हैं कि क्या हो गया ऐसा गांधी में कि आज एक ही महीने में करीब 72 लोगों की मृत्यु हो गई। हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी डाल रहे हैं ताकि पार्टी के लीडर भी वहाँ जाएँ और जाके वहाँ अस्पताल में पेशेंट से भी इंटरेक्ट करेंगे हम लोग, और अस्पताल में डॉक्टर से भी और सुपरिटेंडेंट से भी एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंटरेक्ट करेंगे और इस बात में क्या सच्चाई है इसको भी लेके लोगों के सामने लाएंगे और सवाल गवर्नमेंट से पूछेंगे। सर, अभी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में ओवैसी ने पोस्ट किया। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, बुलडोजर अन्याय पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। उचित प्रक्रिया का पालन होना ही चाहिए। राज्य सरकारें बदला लेने, सामूहिक दंड देने या भीड़ को खुश करने के लिए अक्सर बुलडोजर का इस्तेमाल करती रही है। बता दें कि इससे पहले भी कई मौकों पर असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर कार्रवाई की बात करते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में अपराधिकारियों को उसकी इजाजत के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त नहीं करने का निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरोध है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर बने अधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और वही आने वाले आगामी शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। वही इस पर अब बीआरएस नेता रामाराव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि वे इसके साथ आगे कैसे बढ़ते हैं। नहीं, खैर अभी तो देखा हूँ मैं। अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। पार्टी में हम बात करेंगे हमारे पार्टी में कि क्या करना होगा, क्या करना उचित होगा, क्या किया जाएगा, मतलब इसमें कार्रवाई क्या होगी और क्या अगले कदम क्या होंगे गवर्नमेंट के, ये भी देखेंगे। क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना है, क्योंकि हाल ही में इलेक्शन हो चुका है, फिर क्या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे, कैसे इसके बारे में लोग आगे जाएंगे, अभी तो कुछ खुलासा नहीं किया, तो देखते हैं क्या होगा। गांधी भवन में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाने का प्रयास किया। विरोध को रोकने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। स्थिति तब गर्म हो गई जब कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने से रोकने के पुलिस के प्रयासों का विरोध किया। हंगामे के बावजूद पुलिस ने स्थिति पर अपना काबू पा लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए गांधी भवन में एकत्रित हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पुतले को आग लगाने का प्रयास किया तो विरोध ने टकराव का रूप ले लिया। अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कुछ संघर्ष के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया।
बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने आज कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपलब्धियों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना का प्रभावशाली प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलती और केसीआर की उपलब्धियां कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। वहीं आगे रामाराव ने लिखा कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के बीआरएस शासन के तहत तेलंगाना के जबरदस्त विकास की गवाही दी है। तेलंगाना केवल 9.5 वर्षों में राष्ट्रीय औसत से 94% अधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज कर रहा है। यह साबित करता है कि कैसे केसीआर गारू ने तेलंगाना को सभी मोर्चों पर अग्रणी बना दिया है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1990 के दशक से दक्षिणी राज्य के प्रति व्यक्ति आय के मामले में मजबूत प्रदर्शन किया है। 1990 के दशक तक उनके प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी, लेकिन उदारीकरण के बाद इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इसमें कहा गया है कि तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय अब राष्ट्रीय औसत से 94% अधिक है। बीआरएस को झटका देते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 15 दिनों के भीतर नलगोंडा में पार्टी कार्यालय को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कार्यालय बरकरार रखने की उनकी अपील के खिलाफ फैसला सुनाते हुए बीआरएस द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है, क्योंकि उच्च न्यायालय के फैसले के निर्धारित समय सीमा के भीतर पार्टी कार्यालय को हटाने का आदेश दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ पीड़ितों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है और दावा किया है कि हम शासन के पहले 100 दिनों में ही प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पा रहे हैं। नायडू ने मंगलवार रात वेलागापूडी स्थित सचिवालय में मीडिया को संबोधित किया और बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित विजयवाड़ा शहर और उसके आसपास के 179 सचिवालयों में डूबे हुए भूतल के घरों और 25,000 रुपए प्रति घर का मुआवजा मिलेगा। डूबे हुए इलाकों में 179 सचिवालय में पहली मंजिल और उससे ऊपर के घरों को 10,000 रुपए प्रति घर का मुआवजा मिलेगा। राज्य के अन्य हिस्सों में डूबे हुए भूतल के घरों को 10,000 रुपए प्रति घर का मुआवजा मिलेगा। पंजीकृत व्यापारी प्रतिष्ठानों और एमएसएमई को प्रति प्रतिष्ठान 50,000 रुपए मिलेंगे। पंजीकृत व्यापारी प्रतिष्ठानों और एमएसएमई को प्रति प्रतिष्ठान 1 लाख रुपए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का कहना है कि आज आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों के खिलाफ महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। क्या बीजेपी पार्टी आज राहुल गांधी से डरी हुई नहीं है? क्योंकि वह बीजेपी पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी वे राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। लेकिन इस देश के असली आतंकवादी कौन है? भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो भारत के संविधान का भी सम्मान नहीं करती है। भाजपा पार्टी राहुल से डरती है। गांधी भारत के लोगों का दिल जीत रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।